बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाजिर। कच्चे के इलाके में जो क़यामत बर्पा हुई, किसी का भाई शहीद हुआ, किसी का बाप शहीद हुआ तो किसी का बेटा। पुलिस के लोग बेदर्दी से वहां शहीद कर दिए गए और बेयारो मददगार जिनके ऊपर रिलाय करते हैं हम लोग के कोई वर्दी वाला जब सामने आ जाता है तो एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। कहीं कोई कॉन्फ्रेंस या कहीं कोई मीटिंग या कहीं कोई मजलिस अज़ा हो या जुमा हो रहा हो तो वहाँ हम सिक्योरिटी पे मामूर करते हैं इन लोगों को बावर्दी। लेकिन वहाँ क्या हुआ, रहीम यार खान से जब आते हुए रास्ते में कमाद के खेत में से उनके ऊपर हमला हुआ और 12 अफराद को बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया और बाकी जख्मी हॉस्पिटल में हैं। और ये जो वाकया है ये कोई इतना छोटा वाकया नहीं है, ये हमारे लिए एक मैं समझता हूँ कि निशाने इबरत है, क्योंकि इस तरह से सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है कि अब वहाँ के लोग जो हैं वो खौफजदा हो चुके हैं और गैर महफूज महसूस करते हैं। आज हम आगाज में प्रोग्राम किस पे बात करेंगे। दूसरा ये है कि राना सनाउल्लाह ने कहा है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो हुआ लेकिन अब हमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना पड़ेगा, इससे भी इत्तफाक किया जा सकता है। आज इस पे भी बात करेंगे। अलीमा खान ने वही अंदाज अपनाया है जो मोहतरम अली अमीन गंडापुर अपना रहे थे। उन्होंने भी यही कहा है कि जी ये जो जलसा 8 सितंबर वाला है वो हर सूरत होगा, अब आने वाला वक्त बताएगा। गौहर एजाज ने भी बड़ी ज़बरदस्त बात की आज। उन्होंने कहा जी 45 ख़ानदानों के लिए हम जो यहाँ पे 25 करोड़ आवाम हैं उनका जीना मुहाल ना करें, तो ये यकीनन दुरुस्त बात है। आज इन मौज़ूआत पे बात करते हैं और मेरे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे हमारे जो हैं जानी पहचानी शख्सियत है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की और ब्यूरोक्रेसी में उन्होंने एक बड़ी अपनी खिदमात अंजाम दी हैं, बड़े एक्सपीरियंस्ड शख्सियत हैं और सहाफ़त में भी उनका एक नाम है और तज्ज़ियाकार के तौर पे आज मैं उनको ले रहा हूँ प्रोग्राम में। जनाब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, जनाब अब्दुल बासित खान साहब, वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम बासित खान साहब। जी बासित खान साहब, मुझे बताइए कि ये जो कच्चे वाला वाक़या हुआ है, क्योंकि रहीम यार खानपुर इस एरिया से आपका एक बड़ा ख़ास ताल्लुक़ है मुझे पता है, तो ज़रा इस एरिया की डायनामिक्स को भी आप समझते हैं और वहाँ आपका आना जाना भी बहुत रहा। इवन मैं भी आपके साथ एक आध मरतबा वहाँ गया जब आपके दोस्त वहाँ एक डिप्टी कमिश्नर थे, उसके घर आप ने मुलाकात और डिनर भी हमने इकट्ठे किया। तो उस इलाके की डायनामिक्स क्या है और ये कच्चे का इलाका दरअसल है क्या, और ये जुल्म बर्बरियत की दास्तान जो लिखी गई है वहाँ पे डाकुओं की तरफ से, ये किस चीज का पेश खैमा है? जी सबसे पहले तो शमसी साहब बात ये है कि ये जो कच्चे का वाकया हुआ है ये बहुत अफसोसनाक है और मैं समझता हूँ कि कोई भी पाकिस्तान की फौज जो है इसको कंडेम ही करेगा, डेफिनेटली मजम्मत करनी चाहिए। बहुत ज्यादा दिलफराश वाकया है और 12 नौजवान जो है अपनी जिंदगी से हाथ हो गए, शहीद हो गए। आपको पता ही है कि ये जो पुलिस होती है हमारी इंटरनल डिफेंस लाइन है, फौज हमारी एक्सटर्नल डिफेंस लाइन होती है। तो ये इंटरनल डिफेंस लाइन में आप देख रहे हैं कि मुसलसल जो है कुर्बानियां दी जा रही हैं और तवातर के साथ तमाम सूबों में आप देख रहे हैं कि पुलिस के जवान जो है वो शहीद होते हैं। लेकिन ये जो वाकया है ये सबसे बहुत दर्दनाक और अफसोसनाक लगता है। जवान शहीद हुए हमारे और एक उम्मीदें और आरज़ुएं और तमन्नाएं लेकर वो अपने घर जा रहे थे, बट दे नेवर न्यू कि उनको एम्बुश करके किस तरीके से शहीद किया जाएगा। ये आप देखें, ये कोई आज नया वाकया नहीं है, यानी इससे पहले आप देखें कि यहाँ पर रिट जिसे कहते हैं हमारी गवर्नमेंट की वो बहुत वीक रही है। आज से 3-4 साल पहले की बात भी है, मुसलसल हो रही है और यहाँ मुतअद्दिद बार ऑपरेशन हुए हैं, लेकिन ऑपरेशन जो है वो उसके बाद फिर वो और अंटर के ये अब एक ऐसा एक बहुत बड़ी जिसे कहते हैं एक चेतावनी दी है उन्होंने डाकू ने कि वो मतलब इतने अग्रेसिव हैं कि वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी को इतनी बड़ी कैजुअलिटी करने में कामयाब हो गए, जो कि लम्हा फिक्रिया है मौजूदा हुकूमत के लिए।
ठीक है। वेरी राइटली मरियम नवाज साहिबा ने सही कहा है कि इसके ऊपर एक्शन होना जरूरी है। अच्छा, और ये अब हमने देखा कि वजीर दाखिला की भी इस पे स्टेटमेंट्स हमने भरपूर किस्म की देखी, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब ने भी, और बदले का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये बदला जो है वाकयातन उसी तरह लिया जाएगा, या जो रवायती मामला है हमारे मुल्क के अंदर कि जब गरम गरम वाकया हुआ होता है तो उस वक्त इस तरह की तुंदो तेज स्टेटमेंट्स और लोगों को राजी करने के लिए और मोटिवेशन देने के लिए वो बयान तो दे दिए जाते हैं, लेकिन नहीं शब्जी साहब, मैं तो समझता हूँ कि बड़े एहतराम के साथ कि ये जो हमारे जो है ना, इसके ऊपर कोई सियासत नहीं है, इस वाक्य के ऊपर ना बयानबाजी है, एकदम एक जश्न कुशा वाक्य है। और ऐसे वाक्य का नोटिस अगर ना लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत के लिए भी एक अच्छा खासा एक मसला बन सकता है। और जो देखें चीजें जो होती हैं कि हमारे जो नौजवान जो है वो जिस तरह ड्यूटी करके वापस आ रहे थे और जिस तरह उनकी शहादत हुई है, तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें एक तो ये चीज बड़ी इम्पोर्टेंट है कि उस इलाके को, मतलब आखिर क्या चीज है, जब कहा जाता है, मुझे याद है पहले भी जो एरियल वहाँ जो हेलीकॉप्टर के जरिए भी बाकायदा ऑपरेशन हुआ था, उसके अलावा भी ऑपरेशन हुआ था। एक तो वहाँ याद है मुझे कि एक फॉर्मर आईजी थे, उन्होंने भी इसी तरह वहाँ जाकर वो किया, तो और जवानों ने बेचारों ने कश्तियों पे जब वो रवाना हुए उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं जाते तो मैं जाता हूँ, तो नौजवान बेचारे सारे कश्तियों पे आगे चले गए और अंडर अटैक हुए और वो शहीद हुए। तो यहाँ पर शहादतों का सिलसिला जो है ना मुसलसल हो रहा है। और इस पे अच्छा, बासित खान साहब, मुझे ये बताइए, आपको लगता नहीं है कि वो जो गैर आबाद इलाका है, जंगल का वो समा है, वहां पे जंगल है बहरहाल, अब वहां पे इस अमर को जरूरी बनाया जाना चाहिए, जैसे बॉर्डर पे हमारी फोर्सेज तैनात हैं और उस तरह का वहां पे माहौल होना चाहिए। वहां पे चाहे आपको नई भर्ती करनी पड़े, कम अज कम जिस तरह हम दहशतगर्दों के खिलाफ वजीरिस्तान में, सवात में जिस तरह के ऑपरेशन हुए हैं, क्या हम अपनी फौज के साथ मिलकर इस तरह का कोई ऑपरेशन तरतीब दे सकते हैं? शफी साहब, इससे पहले भी मुझे याद है कि रिजर्व के तावन के साथ एक ऑपरेशन हुआ था वहाँ। और दूसरी बात ये है कि ये जो मामला है ना, इस मामले के लिए मैं समझता हूँ कि स्ट्रेटजी ये अपनानी पड़ेगी इन्हें, क्योंकि वहाँ की जो लोकल है आबादी जो है वहाँ की, और कुछ इंटेलिजेंस को बढ़ाना पड़ेगा खास तौर पे, क्योंकि इंटेलिजेंस के जरिए मालूमात हासिल होती हैं और इंटेलिजेंस के बगैर कोई भी ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सकता। और इसमें आपको याद होगा कि पिछले दिनों कुछ वाकयात ऐसे हुए जहाँ सिंध हुकूमत के कुछ लोगों पर भी नाम खाते लिए लोग उनकी मदद करते हैं। सही, ये भी आपको याद होगा कि मामला उठा था। तो बात यह है कि जंगल तो बहुत है पाकिस्तान में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जंगल में आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को मारना शुरू कर दें। जंगल में तो जानवर होते हैं और बड़ी हमारी जिसे कहते हैं वाइल्ड लाइफ होती है, इसकी प्रोटेक्शन के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और होनी भी चाहिए। लेकिन ये जंगल में इस तरह के जो आदमखोर इंसान पैदा हुए हैं, जो लोग डाकू यहाँ बैठे हुए हैं, ये किसी रायत के मुस्तहक नहीं है। सही। और इसके लिए जो भी मैं कहता हूँ मैक्सिमम एफर्ट गवर्नमेंट को करनी चाहिए, इंटेलिजेंस कपल्ड विद जो फोर्सेस के साथ करके कुछ स्ट्रेटजी डेवलप करनी चाहिए ताकि इनका कला कमा हो। वरना अगर ये चीज चलती रही तो यानी रियासत के चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है मैं समझता हूँ। तो इसके ऊपर एक मोस्ट वांटेड और मोस्ट डिजायर्ड एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, हम आगे बढ़ते हैं। हम थोड़ा पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल मामलात हैं, करंट अफेयर के, और बहुत सारे मसाइल हैं उसमें, जैसे बिजली महंगी है, ठीक है, पंजाब वालों ने रिलीफ देना अनाउंस किया है, अब उसके नताइज क्या निकलते हैं अपनी जगह पे। लेकिन गौहर एजाज साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है, उसमें उन्होंने कहा है जी 45 खानदानों के लिए हम यहाँ करोड़ों लोगों की जिंदगी अजीरन किए हुए हैं। इस पे जरा काइंडली देखिए, बात यह है कि गौहर एजाज साहब, आपको पता है कि भी निगरान हुकूमत में रहे हैं, वजीर भी रहे हैं, आपको इल्म है। तो लिहाजा ऐसी हुकूमत में रह के इस वक्त तो उन्होंने जाहिर है इस पर कोई बात नहीं की और ना ही उन्होंने इसके ऊपर एक्शन लिया जबकि खुद मौजूद थे हुकूमत के साथ। लेकिन आफ्टर दैट जो उन्होंने जिस तरीके से बातें कही हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है अपना शमशी साहब, तो ये जो आवाम के लिए तो जिसे कहते हैं रिलीफ नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन एक बहुत ज्यादा जो एक ऐसी क्लास हमारे मुल्क में मौजूद है जिसे मशराफिया कह लें, उसे माफिया कह लें,
या वो लोग जो कि वेल टू डू हैं और जो कि मैं समझता हूँ कि उनके उनको उनको हर तरह से सहूलतें दी जाती हैं, ख्वाह उनको टैक्स रिबेट दिए जाएं, ख्वाह उनको रिफंड दिए जाएं, ख्वाह उनको दूसरी स्कीमें जो देते हैं हम उसको बाहर की में पैसे को वाइट करने वाली स्कीमें कह दें, वो स्कीमें दी हैं। एक गरीब आदमी रह गया कि जो 24 करोड़ आदमी में जो है वो जो बिजली के रेट्स हैं, जो बिजली के बिल हैं, आप सोचें कि हमारे कल ही मुझे एक बंदे ने कहा कि वफाकी मौसम में मुझे फोन करते हैं, मैं अपने बिजली का बिल लेके जाता हूँ। वहां गया तो वहां से मुझे फोन आया, कहते जी वो कहते हैं आप नेपरा जाएं। मैंने कहा इसकी क्या वजूहत है? कि वो 3.5 लाख का बिल है, वफाकी मौसम जो है वो सिर्फ 2 लाख 2.25 लाख तक की हद तक वो एंटरटेन करता है, लिहाजा उनके उस पर सॉफ्टवेयर में नहीं है। तो मुझे अफसोस भी हुआ कि ये क्या बात है, क्या वो बता नेपरा का दरवाजा खटखटाएगा? तो वफाकी मौसम के इदारे ऐसे हैं, उनको चाहिए कि जितनी भी अमाउंट हो कम से कम 3 लाख 4 लाख जो भी है उसका सदैव करना चाहिए और आवाम के लिए एक ही जगह पर ऑफ होना चाहिए। तो ये जो क्या जो बता रहे हैं ये इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन करें क्या? ये जो चंद लोग हैं या एक मखसूस क्लास है हमारे मुल्क की जो कि पाकिस्तान के तमाम से रिसोर्स पर काबिज हैं, आपने सिर्फ आप देख रहे हैं कि उनके इंस्टीट्यूशन बना रखे हैं उन्होंने, बैंकिंग में वो लोग हैं, शुगर मिल्स में वो लोग हैं और दूसरे जगहों पर वो मौजूद है, वो आप देखें कि उनके लिए आसानियां हैं जबकि आम आदमी के लिए परेशानियां हैं। तो लिहाजा ये इसका एक जो है ना उनको सोचना चाहिए। और आपको याद होगा जब वो यूब खान के जमाने में कितने खानदान थे तो वो थोड़े से खानदान थे तो शोर मचा था बहुत ज्यादा। ठीक ये तो अब सैकड़ों की तादाद में खानदान बन गए हैं। बिल्कुल जी। अच्छा, ये क्या सीन आपको नजर आना अपना आएगा आने वाले दिनों में? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो हुआ, अब चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वजीर आजम पाकिस्तान और बिलावल भुट्टो की मुलाकातें और उस पर कमेटी बन गई है। अब संडे को उस कमेटी जी 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 देखिए बात यह है सबके साथ, ये जो राणा साहब ने कहा ना कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो इससे पहले चार्टर ऑफ इकोनॉमी करनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बगैर आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं कर सकते और ना चार्टर ऑफ इकोनॉमी से पाकिस्तान को फायदा होगा। अगर आप आपस में जितनी हमारी फोर्सेज हैं पॉलिटिकल, अगर उनको एक जगह यकजंग हम आहंग नहीं करते, इसमें अब ये जो बात कर रहे हैं ना, आपने कहा कि जो मीटिंग हो रही है, बात यह है कि बुनियादी तौर पर ये मीटिंग आप देखें कि जिसमें फैसला हुआ है, जिसमें वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है इनकी पीपल पार्टी के मुख्तदर रहनुमाओं की, तो उस मीटिंग में तो ना तो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा मौजूद थी, हालांकि क्योंकि तो बेसिकली तो पंजाब का मसला है, पंजाब में वो इक़्तिदार में अपना हिस्सा मांग रहे हैं, तो वो उनका होना वहाँ बहुत जरूरी था। लेकिन वो तो तय हो चुकी ना जी, वो अपना गवर्नर हाउस पंजाब में ये मुलाकात तय हो चुकी, ये नेक्स्ट वीक में होगी। तय है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो इस्लामाबाद में मीटिंग हुई जिसके सब्सिक्वेंटली संडे को मीटिंग होने जा रही है, तो असल तो स्टेक होल्डर पंजाब में वो है ना, जहाँ से इन्होंने देखें पीपल पार्टी जो है ना वो एक ये जाती है कि वो इक़्तिदार में अपना हिस्सा भी चाहती है, लेकिन वो इसके अंदर अपना वो नहीं डालती कि हम इसमें शरीक हैं इक़्तिदार के अंदर। यानी कि वो मीठा मीठा वो कर रहे हैं और कड़वा कड़वा दूसरी बात चल रही है उनकी। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अब नून लीग भी, क्योंकि पहले इनकी मजबूरियां थी, अब नून लीग भी अपने पत्ते ठीक ठीक खेलेगी और अगर वो इक़्तिदार में शामिल होना चाहते हैं तो मे भी वफाक में भी उनको वजारतों पे हल्फ लेना पड़े। देखिए ये कबल वक्त तक है ना, क्योंकि देखें बात ये है कि ये जो असल मामला ये है, जब इक़्तिदार की बात होती है ना, बड़े बड़े तो कॉन्स्टिट्यूशनल होते तो सारे वो ले चुके हैं। आप देखें कि वो सेनेट के चेयरमैन भी वो ले चुके हैं और इसके साथ साथ गवर्नर की भी पोजीशन वो ले चुके हैं। अब ये है कि जब एक सूबे के अंदर पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन पीपल पार्टी की बदकिस्मती ये है कि पीपल पार्टी की यहाँ पर वो कोई इतनी मकबूलियत नहीं रही और यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है पीपल पार्टी को कि यहाँ पर या तो दो पार्टियां हैं, एक पीटीआई है और एक पीएमएलएन है, और पीटीआई पीपल पार्टी का जो यहाँ मौजूद नहीं है, तो ये पीएमएलएन उनको उस लिहाज से वो उनको वो देना नहीं चाह रही कि वो, क्योंकि जाहिर है जब पीपल पार्टी के लोगों को शामिल करेंगे तो मरियम साहबा तो उस वक्त क्लीन और नीट गवर्नेंस की तरफ जा रही हैं और वो ये कह रही हैं कि हर तरह की मैं मेरिट बेस्ड पोस्टिंग कर रही हूँ, हर तरह से मैं ये चीजें देख रही हूँ और मैं कोई किसी किस्म को गलत बंदा पोस्ट नहीं करूंगा।
तो करूंगी, तो लिहाजा इस मुल्क में तो फिर ये पीपल पार्टी को जो कि अपनी मकबूलियत की कोशिश की है उनको ज्यादा हिस्सा मिलना, ये मैं समझता हूँ कि एक ख्वाब ही है। मुझे नहीं लगता इससे कहाँ तक होगा, सही क्योंकि सिर्फ एक पीपल पार्टी के अच्छा, पास एक अब ही 8 कार्ड तारीख है, को वो ये है। अब 8 तारीख को आपको जलसा होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि अब अलीमा खान ने कह दिया है, पहले तो ये सियासी लोग कहते रहे हैं ना, अली अमीन गंडापुर बढ़के मारते रहे हैं, फिर दीगर लोग बढ़के मारते रहे हैं, फिर चुप करके इन्होंने ही वो सेटलमेंट की इस्टेब्लिशमेंट के साथ की या इंतजामिया के साथ की, वो एक अलहदा इशू है। खान साहब को लेट डाउन करवाया या नहीं करवाया, ये एक अलहदा इशू है। अलीमा खान ने कहा कि खान को लेट डाउन किया गया, तो अब अलीमा खान ने कहा है कि 8 को हर सूरत जलसा होगा। इट मीन्स कि जब वो इमरान खान से मिली हैं जेल में, तो उनसे कुछ कम्युनिकेशन हुई है और ये शायद अवाम को कम्युनिकेट करेंगी कि 8 तारीख को जलसा हर सूरत होगा। देखिए, अलीमा खान की आप देखेंगे शोएब के बानी चेयरमैन की बहन है, उसके अलावा वो कोई उनके पास कोई वो तो है नहीं है, ऑफिस तो है कोई नहीं ना, वो अहदेदार हैं तहरीक इंसाफ में। लिहाजा उनका ये बयान है और जिसमें उन्होंने बयान दिया है नहीं, लेकिन बासित खान साहब, वो मुझे लगता है, मेरी फीलिंग्स हैं कि वो अपने भाई के लिए ज्यादा अच्छी फाइट कर रही हैं। ये जो वकला बाहर, मैं गौहर खान की बात कर रहा हूं, असद कासिर की बात कर रहा हूं, अली अमीन गंडापुर, ये सिर्फ बढ़के मार रहे हैं। अगर मैं फाइट करते हुए देख रहा हूं तो अलीमा खान को देख रहा हूं। नहीं, जो अलीमा खान का बयान है ना, जिस तरह मैं जरा रिफ्रेश कर लूं अपने सवाल को, कि जिस तरह से उन्होंने आर्मी चीफ के साथ मुलाकात की कोशिश की, जिस तरह से उन्होंने आर्मी चीफ को पैगाम दिया, इस तरह से किसी पॉलिटिकल बंदे ने या अपोजिशन लीडर ने जो पावर एंजॉय कर रहे हैं, उन्होंने इमरान को इस तरह फेवर नहीं किया जिस तरह अलीमा खान कर रही हैं। देखिए, अलीमा खान का जो अगर आप बयान सुने ना, वो उनके लिए पीटीआई के लिए कोई अच्छा मैसेज नहीं है, वो कोई अच्छा पैगाम नहीं है, बल्कि पीटीआई में वो मजीद एक डिसेंशन और बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना डिवीजन पैदा कर रहा है, और वो उनको ऐसा बयान तकरीबन नहीं देना चाहिए था। बुनियादी तौर पर बात ये है जो इमरान अच्छा, बासित खान साहब, क्योंकि मुझे लगता है कि पीटीआई सिर्फ इमरान खान है, जिस दिन इमरान खान बाहर आएगा सब फारिग हैं। देखिए, बात यह है कि आप कहते हैं पीटीआई इमरान खान, तो आप अगर नवाज शरीफ की पोजीशन देखें तो लोग कहते हैं कि पीटीआई में नवाज शरीफ के बगैर कुछ नहीं है। नहीं, वो डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट स्टोरी है। तो ये इमरान खान की जो बात है ना, उन्होंने जो आज बात कही है, उन्होंने ये बात कही है अहम, और उन्होंने ये कहा है कि देखिए, अगर ये जो जलसे की बात आप कर रहे हैं कि अगर मैं उस नहीं, आपको बिल्कुल क्लियर सोशल मीडिया की बुनियादी वजह मैं आपको बताऊं यही थी कि कल जो एक अफरा तफरी नहीं हुई थी वहाँ सुप्रीम कोर्ट के बाहर, सही, कुछ मजहबी पार्टियां भी इकट्ठी हुई थी वहां पर, और वो सारी जो है ना, वो सारी उनकी वजह से वो सारा मामला ये बना हुआ था कि शायद कोई बदअमनी ना फैल जाए, रास्ता पोजीशन ना हो जाए, कन्फ्रंटेशन ज्यादा ना बढ़ जाए और एक और 9 मई वाला वाकया ना हो जाए। तो लिहाजा एक अगर ये मैं नहीं कह सकता कि कोई एस्टेब्लिशमेंट से उनकी बहुत ज्यादा बातचीत शुरू हो गई है, बट यस इट इज ए गुडविल, थोड़ा सा उन्होंने कर दिया, उसको समझा कि हाँ भी हम बाद में जलसा हो जाएगा। तो अब मेरे तो जाती ख्याल में जिस दाद से वो कह रहे हैं तो ये जलसा होना चाहिए, क्योंकि अगर वो जलसा नहीं भी होगा तो एक बड़ी तादाद तो देखे ना पहुंच भी गई थी वहां पर जलसागाह में। और जो असल मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि वो जो अचकजई साहब थे वो भी वहां पहुंचे। पीटीआई में देखें लीडरशिप को ये जरूर सोचना चाहिए। तो यही तो अलीमा खान का मौकफ है, उन्होंने कहा कि एतमाद में लिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया बासित खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने प्रोग्राम में शिरकत फरमाई। और नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन छोटा सा ब्रेक एक हायल हुआ है, और ब्रेक के बाद यूं ही आते हैं तो मजीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ रहिएगा।